जय श्री कृष्णा एवरीवन, सबके सब हाथ जोड़ के बोलेंगे जय श्री कृष्णा। अब इसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर के साथ में, जिसका नाम है वेव्स। तो बेटा वेलकम है आपका अपने अच्छे से चैनल में, जिसका नाम है एलिगेंट फिजिक्स, और मेरा नाम है आकाश, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वेव्स के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने पास में सबसे फर्स्ट इस वेव के बारे में, जहां पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे किस तरीके से वेव मोशन होता है, कैसे कैसे वेव प्रोपोगेट हो रही होती है। ठीक है, क्या वेव का मतलब है, क्या सब इनका सिनेरियो है, किस तरीके से बीट्स बनती है, कैसे दो वेव सुपर इंपोज होती हैं, सारी की सारी चीजों के बारे में डिटेल के साथ में हम पढ़ेंगे, क्लियरिटी के साथ में, प्रॉपर सेंस के साथ में। ओके बेटा, तो इसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन। बेटा वेव वाला चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब कि इंपॉर्टेंट तो है, बट ऐसा नहीं है कि भाई इसके बिना कुछ काम ही नहीं चलने वाला। इतना ज्यादा बड़ा है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है बट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जितना बड़ा ये चैप्टर है उतना। ठीक है, तो इसलिए यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एक बार मैं थोड़ी सी मेरी वीडियो को एडजस्ट कर देता हूं भाई। अरे दादा रे दादा। तो बेटा देखो, वेव में सबसे पहले की वेव होता क्या है। सबसे पहली चीज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो बेटा अब तक हमने जो भी चीज पढ़ा है ना, वो हमने पार्टिकल मोशन के बारे में पढ़ा है कि भाई कोई पार्टिकल है वो किस तरीके से मोशन कर रहा है, कैसे कैसे करके पार्टिकल मूव करते हैं। ठीक है, अब जो हमने स्टार्ट किया है जो अगला टॉपिक, वो है अपने पास में वेव के मोशन के बारे में। वेव क्या होती है, जब अपने पास में पार्टिकल पढ़ रहे हैं तो ऐसी वेव क्या चीज है। ठीक है, तो एक सिंपल तरीके से समझाता हूं कि अगर मान लो एक जगह से दूसरी जगह पे हमें एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करना है, बट उस केस में हमें एक जगह से दूसरी जगह पे मोशन नहीं करना है, बिना मोशन के ही एनर्जी को भेज देना है एक जगह से दूसरी जगह, मोमेंटम या एनर्जी दोनों को। ठीक है, तो उसके लिए एक जो अपने पास में तरीका होता है उसको बोला जाता है वेव मोशन। वेव के तरीके से हमने एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी ट्रांसफर कर देनी है, इसके मोशन को बोला जाएगा वेव मोशन। देखो सबसे पहले सिंपल एग्जांपल के साथ में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मान लेते हैं मैं यहाँ पे बैठा हूं, आप क्लास के अंदर में सबसे लास्ट पे बैठे हुए हैं, तो मुझे सबसे लास्ट वाले बच्चे को एक चांटा लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हूं मैं, यहाँ पे है क्लास का सबसे लास्ट बच्चा। ठीक है, तो उस केस में मैंने क्या किया, इधर से उठ के गया इस बच्चे के पास में, चांटा लगा के वापस आ गया। इसमें बेटा यहां से यहां तक का जो एनर्जी भेजनी पड़ी है, बच्चे को चांटा लगाने के लिए जो एनर्जी भेजनी पड़ी है, वो एनर्जी मैंने खुद से डिस्प्लेसमेंट करके भेजी है। ठीक है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं पार्टिकल मोशन, मतलब एक्चुअल में किसी ने मोशन किया है जिसकी वजह से वो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो पाई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपने पास में पार्टिकल। पार्टिकल का जो मोशन है जो हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं। वेव मोशन क्या है कि भाई मैं यहां से यहां पे जो बच्चा बैठा हुआ उसको एक चांटा लगाऊं, वो उससे अगले वाले को चांटा लगाए, वो उससे अगले वाले को चांटा लगाए, ऐसे ऐसे करते बच्चे ऐसे अपने से अगले को चांटा लगाते हुए ये जो बच्चा यहाँ पे बैठा है वो उसको चांटा लगाता। तो इस केस में क्या हुआ कि मुझे यहां से लेकर यहां तक जाना भी नहीं पड़ा और उस बच्चे तक चांटा भी पहुंच। ठीक है, बच्चे तक चांटा भी पहुंच गया बिना कहीं पे जाए हुए। ऐसे मोशन को ही क्या बोला जाता है बेटा, वेव मोशन। इतना सिंपल सा होता है वेव मोशन। क्लियर सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस सिंपल से कंसेप्ट को मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात है। ठीक है, तो बेटा टेंशन नहीं लेनी है और इसका आंसर जो है वो करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं बेटा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट नेट डिस्प्लेसमेंट, विदाउट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल।
एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर कर देना बिना किसी नेट डिस्प्लेसमेंट के, मतलब एक्चुअल पार्टिकल्स को डिस्प्लेस किए बिना ही एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर कर देना, इस मेथड को बोला जाता है वेव मोशन। ठीक है, ऐसा होता है अपने पास में वेव का मोशन। ठीक है, पार्टिकल के बिना कोई नेट डिस्प्लेसमेंट किए हुए ही अपने पास में एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर कर देना। ठीक है, इसका जो अपने पास में एग्जांपल है वो क्या है बेटा, स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव एक इसका एग्जांपल है, जैसे कि कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर में एक हमने वेव भेजी है, जैसे कि इस तरीके से बेटा कोई अपने पास में वायर है। ठीक है, ऐसे ये वायर है, इस वायर में अगर मैं यहां से टिंग करता हूं तो पूरी वायर ऐसे ओसिलेट करती हुई आगे तक जाता है। ठीक है, ऐसे मोशन ये अपने पास में स्ट्रिंग के अंदर में एक आई हुई वेव ही है। ठीक है, इसके अंदर में जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा मोशन ही है बेटा, इसके अंदर में हम स्ट्रिंग के अंदर वेव का मोशन ही पढ़ रहे हैं। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को ट्रांसफर किए बिना ही उसका जो मोमेंटम है और जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर हमने कर दिया। तो ये देखो, ये अपने पास में है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर में हमने एक पल्स बनाई है यहाँ पे, और ये पल्स आगे की डायरेक्शन में चलती हुई जा रही है, और थोड़ी सी देर बाद में ये पल्स यहाँ पे पहुंच जाती है। ठीक है, अब यहां से लेकर ये पल्स आगे आगे जाती हुई यहां तक पहुंच गई है। इसका जो मोशन हुआ है इसी मोशन को बोला जाता है बेटा वेव मोशन। यहाँ पे जो स्ट्रिंग के अंदर में जो पल्स है वो कौन सा मोशन कर रही है, वेव मोशन, उसके अंदर में वेव ही ट्रेवल कर रही है, ऐसा कुछ हो गया ये। ठीक है, तो ये है अपने पास में इसका इंट्रोडक्शन। अपने पास में बेटा जो वेव है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू मीडियम रिक्वायरमेंट। ठीक है, मीडियम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली दो कैटेगरी की ही वेव होती है। वो अपने पास में दो कैटेगरी कौन सी है, वो दो कैटेगरी है मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। यही चीज हम लिखने वाले हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीडियम रिक्वायर्ड there are two category of wave, two category of waves। मीडियम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली दो कैटेगरी होती है वेव की। ठीक है, वो वाली दो कैटेगरी कौन सी है, एक तो है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स, ऐसी वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, ऐसी वेव को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ठीक है, ये वो वेव है बेटा जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उनको बोलेंगे मैकेनिकल वेव। जैसे एक रोप है, रोप के अंदर में कोई वेव है, उसको ट्रेवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, मीडियम की, इसलिए कौन सी वेव है, एक मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो इसमें लिख दिया है मैकेनिकल वेव रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। मैकेनिकल वेव में मीडियम की जरूरत रहती है उनके प्रोपोगेशन करने के लिए। इसका अपने पास में एग्जांपल है बेटा, जैसे कि साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव एक्सेट्रा। ये अपने पास में मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है। जैसे बेटा साउंड है, उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, बिना मीडियम के वो ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, दूसरी है अपने पास में स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव में मतलब कि कोई रस्सी है, रस्सी के अंदर में कोई भी वेव ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी कैसी वेव है, एक मैकेनिकल वेव है। सेकंड टाइप की जो वेव है वो है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में समझो बेटा, नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है। नॉन मैकेनिकल वेव बोले तो ऐसी वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट ही ना हो, ऐसी वेव्स को बोला जाता है नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, कौन सी वेव है बेटा, जिन वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो, जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, वो है नॉन मैकेनिकल वेव। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन।
ये ऐसी वेव हैं जिनको प्रोपोगेशन करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए ही इनको बोला जाता है नॉन मैकेनिकल वेव। ये इतना सा सिंपल सा इसका लॉजिक होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल अपने पास में क्या है भाई, इसका है अपने पास में लाइट जो है, लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट है, यूवी रेडिएशन है जो बेटा सन से अर्थ तक आ जाती है, बीच में वैक्यूम भी है, तब भी वो ट्रेवल करके अर्थ तक पहुंच पा रही है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट और लाइट वेव, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो कि है नॉन मैकेनिकल वेव्स के एग्जाम्पल। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर में जो भी हम वेव पढ़ेंगे वो सिर्फ मैकेनिकल वेव ही है, मतलब बेसिकली आपको बता ही देता हूं, इस चैप्टर में हम सिर्फ साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव पे ही बेस्ड है ये। ठीक है, बस इतना सा इसका लॉजिक है। ओके बेटा, अब इसके बाद में यहां से अपना चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, ये इंट्रोडक्शन के बारे में था। ठीक है, हम मैकेनिकल वेव के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे, और मैकेनिकल वेव में दो टाइप की वेव आती है, एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होती है ट्रांसवर्स वेव। उनके बारे में ही लिखने वाले हैं कि वो अपने पास में कौन कौन सी वेव होती है। ठीक है, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स आर classified in two types। ठीक है, सबसे पहली है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और सेकंड टाइप की वेव है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। दो कैटेगरीज की वेव रहेंगी, एक तो रहेगी ट्रांसवर्स वेव और एक रहेगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, मैं अपनी फोटो को थोड़ी सी छोटी सी कर देता हूं जिससे कि स्क्रीन पे ज्यादा इसका दिक्कत ना आए। तो बेटा देखो, अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसवर्स वेव से। सबसे पहले टाइप की जो वेव है जिसका नाम है ट्रांसवर्स वेव। और बेटा अभी क्योंकि ट्रांसवर्स वेव तक ही पहुंचे हो तो आपको वैसे ही बता देता हूं। ठीक है, जितने ज्यादा अच्छे तरीके से इस चैप्टर को आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और कहीं पे भी इतना अच्छा आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, इधर से पढ़ लोगे, कंप्लीट चीजें क्लियर हो जाएंगी, हर टाइप के क्वेश्चन आपसे लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो बेटा इस चीज के लिए सिर्फ आपको मेरा साथ देना पड़ेगा और मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, दोनों अगर आपस में हम साथ देंगे तो इस तरीके से अपने पास में अच्छे से जो है सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ हो पाएगा। ठीक है, अदरवाइज तुम भी टाइम पास करोगे, मैं भी टाइम वेस्ट करूंगा, किसी का फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बेटा तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि अच्छे से पढ़ो और मेरा काम ये है कि आपको अच्छे से पढ़ाऊं। मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूं, आप भी अपना काम बहुत अच्छे से करने की ट्राई करना। ठीक है, सारे एनिमेशन के साथ में समझा दूंगा बेटा, कोई भी चीज है बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में समझाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है जो कि अपने पास में क्वेश्चन, इस चैप्टर के जो बेसिक क्वेश्चन है वो आप यहीं पे ही कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, बट बाकी जो क्वेश्चन है वो है मल्टी कंसेप्ट वाले, जिसमें ज्यादातर कंसेप्ट लगेंगे, वो वाले क्वेश्चन बिल्कुल चैप्टर के एंड में ही हो पाएंगे। ठीक है, चैप्टर के एंड में क्वेश्चन हो पाएंगे क्योंकि चैप्टर के एंड में सारे कंसेप्ट हैं वो एक साथ हम पढ़ चुके होंगे, तो इस वजह से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वो चैप्टर के एंड में ही होंगे। ये चीज भी मैंने पहले ही आपको बता दी है। अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो हमें ज्यादा बड़ी भी नहीं बनानी है और कोई चीज मिस भी नहीं करनी है, तो इसलिए मैं प्रॉपरली करता हूं। सो ट्रांसफर सेव है, इसके बारे में लिखते हैं बेटा। ट्रांसफर सेव देखो, जैसे कि कोई अगर हमारे पास में रस्सी है, कोई अपने पास में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जो वेव है ना उसके बारे में समझाता हूं। जैसे ये बेटा एक स्ट्रिंग मान लेते हैं, स्ट्रिंग के अंदर में एक पल्स यहाँ पे बनी है। ठीक है, एक पल्स यहाँ पे बनी है, फिर वो पल्स आगे की डायरेक्शन में चल रही होती है। पल्स को आगे चलने का मतलब क्या है बेटा, पहले यहां से उठी थोड़ी सी रस्सी, फिर उसके बाद में इस रस्सी के कुछ पार्टिकल ऊपर चले गए, थोड़ा सा आगे वेव गई तो वो पार्टिकल नीचे आ गए, यहाँ के पार्टिकल फिर ऊपर चले गए, वो पार्टिकल नीचे आ गए, वेव आगे की डायरेक्शन में चलती रही। यहाँ के पार्टिकल ऊपर उठे, नीचे आ गए, वेव आगे की डायरेक्शन में चलती रही। तो जो स्ट्रिंग वेव है उसमें इस तरीके से ही हो रहा होता है। ठीक है,
तो बेटा स्ट्रिंग वेव है उसके बारे में बता रहा हूं। स्ट्रिंग वेव जो है वो कि एक टाइप से ट्रांसवर्स वेव ही है, ऐसी वेव जिसके अंदर में जो पार्टिकल है वो तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और जो वेव है वो ऐसे ऐसे चल रही है। ऐसी वेव को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव आर द वेव इन which the constituent of medium oscillate perpendicular to direction of propagation। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव है बेटा जिसके अंदर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है, वहां से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल, लेट एग्जांपल ऑफ पल्स इन ए रोप। कोई रस्सी के अंदर में कोई पल्स है उसका एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा। देखो ऐसे है एक रस्सी, इस तरीके से अपने पास में है इसका सिनेरियो। ठीक है, अब बेटा जैसे ही मैंने यहां से जो वेव भेजी, ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, वेव की वेलोसिटी है वो राइट डायरेक्शन में है। बेटा क्या थी, पहले जो रस्सी थी वो बिल्कुल सीधी थी, अब यहां वाले पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर उठ के ऊपर चले गए। ठीक है, जो वेव वाले जो अपने पास में पार्टिकल हैं वो किस तरफ चले गए हैं, ऊपर चले गए हैं। जैसे ही ये पल्स है ये आगे की तरफ चली जाएगी, जैसे ये पल्स यहां पे पहुंचेगी तो ऊपर वाले पार्टिकल वापस से नीचे आ जाएंगे, यहां वाले पार्टिकल ऊपर की तरफ चलेंगे। क्लियर बात है बेटा। तो जो पार्टिकल है वो इस तरीके से वेलोसिटी कर रहे हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और जो वेव है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसके अंदर में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव जो चल रही है वो इस तरीके से चल रही है। ऐसी वेव को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो इस बारे में लिख लेते हैं। यहां पे बेटा जो पार्टिकल की वेलोसिटी है और जो वेव की वेलोसिटी है दोनों के दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहती हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगी। इसको लिख लो, वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस केस में बेटा वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, इसमें और देखो किस तरीके से इस वेव को जनरली क्रिएट किया जाता है। एक हमने देखो बेटा एक ब्लॉक ले लिया है, ब्लॉक के साथ में हमने स्प्रिंग बांध दी है, जिस स्प्रिंग का कुछ भी कांस्टेंट है के, और इस स्प्रिंग से हमने इस ब्लॉक के साथ में हमने एक रस्सी बांध दी है। लो तो भाई ऐसे करके हमने रस्सी को बांधा है। अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा बहुत ऑसिलेट करवाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा इस ब्लॉक को मूव करूंगा तो ब्लॉक ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा और इसके अंदर वाले पार्टिकल्स को ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेगा। तो ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग के अंदर में इस तरीके से वेव बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहेगा, तो स्ट्रिंग के अंदर में जो पार्टिकल है वो इस तरीके से ऑसिलेट करते हुए रहेंगे। ठीक है, ऐसी अपने पास में जो वेव है उस वेव को बोला जाता है हार्मोनिक वेव, क्योंकि यह हार्मोनिक मोशन की वजह से क्रिएट हुई है। इसके अंदर में जो वेव की वेलोसिटी है वो इधर है और पार्टिकल है वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल है वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी वेव को क्या नाम दिया जाएगा, हार्मोनिक वेव। जो क्योंकि हार्मोनिक एसएचएम की वजह से ये वेव क्रिएट हुई। ठीक है, चलो तो भाई इसके बारे में लिख लेते हैं। इफ द सोर्स ऑफ वेव प्रोपोगेशन, सोर्स ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज हार्मोनिक। तो वेव प्रोपोगेशन का सोर्स है अगर वो
हार्मोनिक है, देन वेव इज नोन एज हार्मोनिक वेव। ऐसी वेव को बेटा बोला जाएगा हार्मोनिक वेव। इस तरीके से होती है अपने पास में हार्मोनिक वेव। ठीक है, अब बेटा देखो जो ट्रांसवर्स वेव है उसको चलने के लिए क्या चाहिए, उसको चलने के लिए जैसे यहाँ पे इसके अंदर में जो वेव है वो अगर हमें चलानी है, ये रस्सी हमने टाइट बांध दी है इस तरीके से इन दोनों के बीच में। ठीक है, अगर रस्सी के अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रस्सी अपने पास में थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होगी, अगर ऐसे रस्सी हो सकती है तभी इसके अंदर जो वेव है वो ट्रेवल कर सकती है, मतलब रस्सी के पार्टिकल अगर हिल सकते हैं, ठीक है, तभी इसके अंदर में जो वेव है वो ट्रेवल कर पाएगी। ठीक है, तो अगर रस्सी के पार्टिकल हिल पा रहे हैं अपनी, मतलब कि कंप्लीट पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक जगह की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक जगह की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है उसमें शियरिंग स्ट्रेस आ पा रहा है। ठीक है, जहां पे भी शियरिंग स्ट्रेस आ पाएगा उसके अंदर ही ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर पाएंगी। ठीक है, तो कोई भी ट्रांसवर्स वेव को ट्रेवल करने के लिए जो प्रॉपर्टी मस्ट रिक्वायर्ड है वो है शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो इस बारे में भी लिख लेते हैं। तो ये क्या है बेटा, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव कैन बी प्रोपोगेट ओनली इन मटेरियल, only in material that sustain shearing stress। ट्रांसवर्स वेव सिर्फ ऐसे ही मटेरियल्स में प्रोपोगेट करेगी जिनके अंदर में शियरिंग स्ट्रेस आ सकता है। और शियरिंग स्ट्रेस कौन से मटेरियल्स में आ सकता है, वो है बेटा सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव ओनली सॉलिड एंड लिक्विड्स में ही ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, इसके लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए वो क्या है कि भाई शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, और ये जो वेव है ये पोलराइज भी हो सकती है। दीज वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। ऐसी जो वेव है उनको पोलराइज भी कर सकते हैं। पोलराइजेशन के बारे में बेटा क्लास 12th में पढ़ा जाएगा, बट जो बेसिक आइडिया है पोलराइजेशन का वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई बेसिक आइडिया क्या होता है, पोलराइजेशन का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे कि बेटा कोई रस्सी है ना, ऐसे ऐसे है अपने पास में रस्सी, उसको किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवा सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, किसी भी डायरेक्शन में रस्सी ऐसे ऐसे घूमती हुई जा सकती है। ठीक है, तो कोई भी रस्सी है वो किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके इस तरीके से ऑसिलेट कर सकती है, जैसी मर्जी हम ऑसिलेट करवाना चाहे उसी तरीके से कर जाएगी। ठीक है, बट इसके आगे हम ऐसी कोई ओपनिंग सी लगा दें या स्लिट सी लगा दें इस तरीके से, इसके सामने मैंने ये एक जो चीज है वो लगा दी। ठीक है, इसके बाद में क्या है बेटा, ये जो है ये आगे जो मटेरियल सा लगा हुआ है इसके अंदर में एक नैरो ओपनिंग है, ये बाकी सारी डायरेक्शंस के ऑसिलेशन को ब्लॉक कर देगा और सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर में ही ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले जो वेव थी वो वेव कौन सी है, अनपोलराइज वेव, और ये जो वेव बन चुकी है इसको क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड वेव। तो ये है अपने पास में नॉन पोलराइज्ड वेव और ये है पोलराइज्ड वेव। इस तरीके से होती है पोलराइज्ड वेव। जो बेसिक आइडिया है पोलराइजेशन का वो मैंने बता दिया है, बाकी कंप्लीट चीज जो है इसकी वो तो हम क्लास 12th में ही पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। ठीक है, तो बेटा जो ट्रांसवर्स वेव है उसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, ऐसी वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरे टाइप की जो वेव है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझते हैं कि भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो क्या होती है, किस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो प्रोपोगेट करती है। तो मेरे बच्चे लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने पास में कोई स्पीकर है, ये मैंने स्पीकर रखा है, ठीक है, ये स्पीकर का डायफ्राम, इस तरफ मतलब स्पीकर है वो रखा हुआ था, ये अपने पास में बेस ट्यूब थी। ठीक है, अब ये जो है ये जो बेस ये जो है अपने पास में इसका बेस ऐसे ऐसे हिल रहा होता है। ठीक है, जो डायफ्राम है वो ऐसे ऐसे हिल रहा होता है, ऐसे ऐसे हिलता है, तो इससे आगे वाले पार्टिकल्स को ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवाता है, एयर को ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवाता हुआ ये चल रहा होता है। ठीक है,
इस केस में क्या है बेटा, एयर पार्टिकल है वो उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। ऐसी वेव को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऐसी वेव जिसके अंदर में जो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव आर द वेव in which the constituent of medium oscillate along the direction of wave propagation। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में जो उसके कंस्टिट्यूएंट हैं वो ओसिलेट कर रहे हो, ऐसी वेव को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल वेलोसिटी और जो वेव वेलोसिटी है वो पैरेलल हो, या तो पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल हो। ठीक है, तो ऐसी वेव को बोला जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव है उस बारे में समझाता हूं एक डायग्राम को दिखाते हुए, जिससे कि आपको इस चीज में क्लियरिटी आ सके। अब देखो बेटा, इस तरफ आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में समझाता हूं मैं। ठीक है, इस डायग्राम में देखो क्या हो रहा है। इस डायग्राम में एक जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, एक ट्रैवलिंग वेव है, उसका ये डायग्राम है। ठीक है, इस केस में क्या है बेटा, देखो ये जो लेयर है, इस लेयर को देखो, ये लेयर है राइट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई जाती हुई आपको लग रही है। क्लियर सी बात है। ठीक है, बट एक्चुअल में अगर मैं किसी पार्टिकल की बात करूं, जैसे यहाँ पे दो पार्टिकल्स मार्क करे हुए हैं इस एरो के साथ में, ये वाला देखो, इधर पे ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल की जो लेयर है, एयर की लेयर है, वो सिर्फ ऑसिलेट कर रही है, वो आगे की तरफ नहीं जा रही है। ठीक है, बट जो वेव है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है। पार्टिकल सिर्फ ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, बट वेव आगे की तरफ चलती हुई जा रही है। तो ऐसी वेव को बोला जाता है बेटा अपने पास में लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें जो लेयर है वो ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट कर रही है, बट वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ऐसी वेव को बोला जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, और ये जो वेव है ये बेटा अपने पास में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की टर्म्स में मूव कर रही होती है। ठीक है, कंप्रेशन का मतलब है जहां पे कंप्रेस हो गई है लेयर्स, और रेयरफैक्शन है जहां पे जो लेयर्स हैं वो दूर दूर चली गई हैं। इस टर्म्स में जो वेव है वो मूव कर रही होती है, कंप्रेशन की टर्म्स में और रेयरफैक्शन की टर्म्स में। ठीक है, तो ये लो भाई, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो बेटा डायग्राम अभी बनाया था ना, जो अभी मैंने दिखाया है, ये इसका डायग्राम ही मैं बना के दे रहा हूं। नोटबुक में आपको कैसे बनाना है वो, नोटबुक में बेटा इसको इस तरीके से बना लो। यहाँ पे जो लेयर्स हैं वो पास पास हैं भाई, इसके बाद में जो लेयर है वो दूर दूर है, फिर लेयर फिर से पास पास में आने लग गई। ठीक है, फिर से लेयर पास पास में आने लग गई, फिर दूर दूर जाने लग गई, फिर से लेयर पास पास है, फिर लेयर दूर दूर है। इस तरीके से जो अपने पास में है। ठीक है, यहां पे हो रहा है बेटा कंप्रेशन, यहां पे लेयर दूर दूर है तो रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। इस टर्म्स में ये जो वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव ये ट्रेवल कर रही है। कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इनकी टर्म्स में जो वेव मूव कर रही है उस वेव को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके अंदर में जो वेव की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, और इसके जो लेयर है या तो इसके पार्टिकल हैं वो ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली चीज है बिल्कुल अपने पास में सही है। C फॉर कंप्रेशन, R फॉर रेयरफैक्शन, लिख लेना इस चीज को भी। ठीक है, तो यहां पे आ जाता है वेव ट्रेवल्स इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो वेव है वो ट्रेवल कर रही है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की टर्म्स में। ये ऐसी वेव है जो पोलराइज नहीं हो सकती हैं, कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ऐसी वेव है जो बेटा पोलराइज नहीं हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद में बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रेवल करने के लिए अपने पास में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए मटेरियल के पास में। वो प्रॉपर्टी क्या है, कौन से टाइप का स्ट्रेस इसके अंदर में होना चाहिए। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या है, लेयर है वो कंप्रेस हो गई है, यहाँ पे लेयर है वो दूर दूर हो गई है, कंप्रेस और दूर दूर, कंप्रेस और दूर। ठीक है, ऐसी अपने पास में किस केस में रहता है, तो ऐसा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कोई भी मैकेनिकल वेव है जिसको हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव जो भी रहेगी, ठीक है, वो वेव है वो किसी भी मटेरियल में ट्रेवल करने के लिए एक प्रॉपर्टी चाहिए होगी, वो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। जो मटेरियल कंप्रेसिव स्ट्रेस को हैंडल कर पाता है उसमें ही लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर पाएगी। ठीक है, द मटेरियल दैट कैन सस्टेन compressive stress, compressive stress, a longitudinal wave, a longitudinal wave can travel there। उसके अंदर ही जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो ट्रेवल कर सकती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो एग्जाम्पल है वो है अपने पास में साउंड वेव। तो बेटा साउंड वेव है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव ही है। ठीक है, ये हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में लिख लिया है। अगर बेटा मैं अगर बात करूं ओशन वेव, ओशन वेव क्या है भाई, ओशन वेव या जो पानी के अंदर वेव, जो वाटर वेव है वो वाली जो वेव है वो बेटा अपने पास में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। सरफेस पे जो ट्रेवल कर रही है वो कौन सी है, ट्रांसवर्स। अंदर जो ट्रेवल कर रही है वो कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो ओशन वेव इज combination of both longitudinal and transverse। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस कौन से मटेरियल में आ सकता है भाई, हाँ ये चीज भी तो लिख सकता हूं। ये जो वेव है ये बेटा किस किस में ट्रेवल कर सकती है, ये ट्रेवल कर सकती है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, क्योंकि तीनों को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तीनों में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो सकता है, किसी में ज्यादा लेवल पे किसी में कम लेवल पे। तो जो ट्रांसफर वेव है वो सॉलिड लिक्विड गैस सब में ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, और जो ओशन वेव है वो बेटा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों वेव का कॉम्बिनेशन ही होता है। तो बेटा इसके बाद का जो अपना टॉपिक है वो है अपने पास में वेव फंक्शन। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को समझो कि अपने पास में किस तरीके से वेव की इक्वेशन लिखी जाती है। ठीक है बेटा, कोई भी वेव है उसको मैथमेटिकली टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको बोला जाता है वेव फंक्शन। ठीक है, द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए वेव इज known as वेव फंक्शन। जो वेव का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है उसको बोला जाता है बेटा वेव फंक्शन। ठीक है, तो कोई भी वेव है उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना, ठीक है, उसको बोला जाता है वेव फंक्शन। अब अपने पास में इस चैप्टर में सिर्फ दो ही टाइप की वेव पढ़ी जाएंगी, स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव। दोनों में देखो क्या रहता है। सबसे पहली है अपने पास में स्ट्रिंग वेव। ठीक है, स्ट्रिंग वेव में जो वेव की इक्वेशन है बेटा वो अपने पास में लिखी जाएगी डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, कि जो स्ट्रिंग के अंदर जो पार्टिकल है उन्होंने कितना सा डिस्प्लेसमेंट किया है। तो इसके अंदर में जो इक्वेशन बनेगी y इज फंक्शन ऑफ x, इसमें जो y रहेगा वो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं वेव फंक्शन विल बी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेव फंक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में रहेगा। ठीक है, दूसरी है अपने पास में साउंड वेव। साउंड वेव देखो अपने पास में बेटा क्या रहती है, साउंड वेव के अंदर में
जो वेव फंक्शन है उसको हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में लिखते हैं, उसको हम प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हैं, उसको हम डेंसिटी की टर्म में लिख सकते हैं। तो भाई कहीं पे डेंसिटी ज्यादा, कहीं पे डेंसिटी कम, कहीं पे प्रेशर ज्यादा, कहीं पे प्रेशर कम। तो इसको लिख देते हैं कि भाई वेव फंक्शन कैन बी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट और डेंसिटी। जो वेव फंक्शन है वो प्रेशर की टर्म्स में भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में हो सकता है, डेंसिटी की टर्म में हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई और वेव हुई, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुई, तो उसका जो वेव फंक्शन है वो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब टर्म्स में भी हो सकता है। तो इस तरीके से किसी भी टर्म्स में वेव फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट या सिर्फ प्रेशर या यही रहेगा, इसके अलावा और सारी चीजें भी आ सकती है। ठीक है, अब बेटा कोई भी अपने पास में ट्रैवलिंग वेव है, उस ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन हम ड्रॉ करते हैं कि कोई ट्रैवलिंग वेव है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन करते हैं, मतलब कि उस चीज को समझते हैं। डेरिवेशन तो खैर क्या ही है, सिंपल सा लॉजिक है, तो एक बार समझने की ट्राई करना। ठीक है बेटा, कहीं पे भी पढ़ लोगे इस चीज को तो कोई बताता भी नहीं है आपको। ठीक है, तो आपको समझा रहा हूं तो इसको समझने की ट्राई करना। ठीक है, अगर नहीं आता है तो भाई डायरेक्टली याद रखने में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक अपने पास में इक्वेशन है बेटा y और x की। ठीक है, y और x का अपने पास में इस तरीके से सिनेरियो है। कोई मान लेते कोई पल्स है, कोई स्ट्रिंग के अंदर में ही, स्ट्रिंग के अंदर में बेटा ये ऐसा जो बनता है ना, देखो ये जो बना था, ये जो एक ऐसा बन रहा होता है, इसको पल्स बोल देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर में एक पल्स है बेटा। ठीक है, ये एक पल्स है, इस पल्स को बोल दिया है। ठीक है, ये जो पल्स है ये आगे की तरफ में ट्रेवल करती हुई जा रही है। ऐसा मान लेते हैं जो पल्स है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। तो ऐसा करके है ये पल्स। ठीक है, इस पल्स की अगर हमें इक्वेशन लिखनी हो तो इस मोमेंट पे जो अपने पास में जब हमने स्टार्ट किया था, तो उस मोमेंट पे ये पल्स है अपने पास में x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, हमें नहीं पता, जब हमने किसी टाइम पे स्क्रीनशॉट ले लिया, x इज इक्वल टू 0 पे हमें जो पल्स है वो नजर आई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये अपने पास में इस पल्स की इक्वेशन है कोई भी। तो किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ पल्स। इस मोमेंट पे जो पल्स है उसकी इक्वेशन है। पूरी एक्स और वाई की टर्म्स में कितनी बड़ी भी इक्वेशन है उसको भी लिखा जा सकता है। बट बेटा ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव है वो टाइम पे भी डिपेंड करती है। तो अब यहां से हमें क्या पता चला कि जो इक्वेशन हमने ये तो सिर्फ एक्स की टर्म्स में लिख दी है, बट हमें एक्स की टर्म में लिखनी ही नहीं है। हमारे पास में ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कि टाइम पे भी डिपेंड करे। ठीक है, तो ऐसी कोई इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी। तो उस चीज के लिए मैं और एक थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कंसेप्ट लेके चलता हूं। ठीक है बेटा, ये अपने पास में सिनेरियो था t इज इक्वल टू 0 का, भाई इनिशियली जब स्टार्ट हुई थी तब का। ठीक है, वैसे बता दिया मैंने, t इज इक्वल टू 0। अरे भाई रुको जरा बेटा, किसी भी टाइम t पे ऐसा मान लेते हैं, t टाइम पे जो पल्स है इस तरीके से यहां पे पहुंच गई। ठीक है, और साथ साथ में हमने एक और इक्वेशन कंसिडर कर ली है। ठीक है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, एक्स एक्सिस दोनों के दोनों है। नई एक्सिस मान ली है मैंने एक्स डैश, पहली वाली जो एक्सिस थी वो क्या थी? एक्स। नई एक्सिस मान ली है एक्स डैश, जिसका कि ओरिजिन यहां पे है, एक्स डैश इज इक्वल टू 0 पे। अब बेटा यहां पे है ना, यहां पे अपने पास में टाइम की टर्म्स में एक इक्वेशन बन सकती है। एक्स डैश का यूज करके अगर इक्वेशन बनाए तो टाइम की इक्वेशन बनाई जा सकती है, क्योंकि इस मोमेंट पे हमें टाइम भी पता है। टी टाइम पे जो पल्स है वो यहां पे पहुंच गई है, और टी टाइम पे जो एक्स डैश का कोऑर्डिनेट है वो है 0। चलो भाई बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब बेटा इतना सा जो गैप है उस गैप की वैल्यू भी लिख देता हूं भाई। इस गैप की क्या वैल्यू होगी? इस गैप की क्या वैल्यू होगी बेटा? ये अपने पास में एक टाइप से डिस्टेंस ही तो है, जितना वेव ने इतना डिस्टेंस चल गया, टी टाइम में जितना सा वेव चली गई है। अब बेटा वेव की जो वेलोसिटी थी वो थी v, और टी टाइम में
जो डिस्टेंस चली गई वो है स्पीड इनटू टाइम। टी टाइम में जो वेव है वो कितना सा आगे चली गई, यहां से शुरू करके वीटी आगे चली गई है। इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो क्या हो गया है, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। चलो भाई, अगर मैं इस मोमेंट पे जब मोशन स्टार्ट किया था, इस मोमेंट पे अगर मैं x डैश का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो x डैश का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस मोमेंट पे मान लेते हैं जो x कोऑर्डिनेट है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या बन गया है, इस मोमेंट पे x की वैल्यू थी 0 और यहां पे x कोऑर्डिनेट है वो क्या बन गया है बेटा, v। ठीक है, अगर x डैश की टर्म्स में लिखना चाहूं तो यहां पे था बेटा 0 कोऑर्डिनेट, और t टाइम पहले जो x डैश था उसकी वैल्यू कितनी थी, t टाइम पहले बेटा जो x डैश था उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी अपने पास में, यहां पे है 0, मतलब कि 0 माइनस वीटी। तो किसी भी x और x डैश के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूं तो वो अपने पास में क्या आ जाएगा कि भाई x डैश वही पोजीशन है जो कि x माइनस वीटी है। ठीक है, x डैश के कोऑर्डिनेट की वैल्यू वही है जो x डैश की वैल्यू वही है जो x माइनस वीटी है। इसका मतलब क्या है बेटा, x डैश जो है ये वो कोऑर्डिनेट है जो अपने पास में x है, वो अपने पास में t टाइम बाद जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा उसको बोल देंगे x डैश। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि भाई x डैश जो है, x डैश का t टाइम पहले जो कोऑर्डिनेट था वो था x माइनस वीटी, मतलब t टाइम पहले जो कोऑर्डिनेट था वो था x माइनस वीटी, अभी के मोमेंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो है 0। ठीक है, अभी के मोमेंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो x है, t टाइम पहले जो कोऑर्डिनेट था वो था x माइनस वीटी। तो बेटा इस चीज का यूज करके हमने x डैश और x के बीच में जो रिलेशन है वो निकाल लिया है। x डैश और x के बीच में क्या रिलेशन निकला है कि अपने पास में x डैश वही है जो t टाइम पहले x था। ठीक है बेटा, वेट, x डैश वही है जो t टाइम पहले x था, नहीं बेटा, x डैश वही है जो t टाइम पे x था। हाँ चलो ठीक है बेटा, t टाइम पे जो x है वही अपने पास में x डैश है। ठीक है, और x वही है जो t टाइम बाद में x डैश। ठीक है, तो ये है अपने पास में। ओके, अब बेटा इसको अगर मैं y डैश बोलूं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में तो कोई फर्क ही नहीं आया है। ठीक है, तो यहां से y डैश और y के बीच में जो रिलेशन निकल के आएगा वो तो है सेम ही। ठीक है, तो इस चीज से हमें क्या पता चला है कि भाई इसके बाद में अगर मान लो मैं टाइम की टर्म्स में x और y को अगर लिखना चाहूं तो x और y को कुछ टाइम t के बाद में जो लिखना चाह रहा हूं वो इस तरीके से लिखा जा रहा है। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे जो सिचुएशन थी वो ऐसी है। ठीक है, x और y का फंक्शन है जिसको मैंने एक सिर्फ पल्स की इक्वेशन लिखी है इसमें, क्योंकि टाइम है ही नहीं। ठीक है, इसको अगर हमें टाइम की टर्म्स में लिखना है तो इसको हमने टाइम की टर्म्स में इस तरीके से लिखा है, x का जो नया कोऑर्डिनेट है उसको x की टर्म में लिखा है, x डैश है ये वही है जो बेटा t टाइम के बाद में अपने पास में x है वो बन जाएगा। ठीक है, और y डैश है वो तो y के ही बराबर है उस टाइम पे। तो अपने पास में जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसको ही मैं लिख देता हूं y डैश इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स डैश। ये अपने पास में वेव की इक्वेशन बन जाएगी। y डैश तो सेम ही है, y के जैसा ही है, y इज इक्वल टू एफ, एक्स डैश की वैल्यू है x माइनस वी। तो कोई भी वेव है वो इस टर्म्स में इक्वेशन वो इस टर्म में एग्जिस्ट करेगी। दिस इज इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव इन प्लस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब है बेटा हमने जो x डैश लिखा है वो x का ही फ्यूचर है, x का फ्यूचर है उसको हमने लिख दिया है x डैश की टर्म्स में, जो कि बन जाएगा x माइनस वीटी। तो कोई भी वेव बेटा अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस वीटी।
ठीक है, अगर यही वेव माइनस एक्स में जा रही होगी तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वी टी। ये अपने पास में हो जाता है दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव इन माइनस एक्स डायरेक्शन। ये ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है जो कि माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो कोई भी वेव है वो बेटा स्टैंडर्ड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, एक्स प्लस वी टी या एक्स माइनस वी टी। इस टर्म में कोई भी इक्वेशन एग्जिस्ट करे वो अपने पास में एक वेव की इक्वेशन ही है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसको ही रीअरेंज करके और ज्यादा अलग अलग टाइप की फॉर्म भी बनाई जा सकती हैं, उन सब फॉर्म के बारे में भी लिख लेंगे। अदरवाइज सिर्फ इसको भी लिखे रखोगे तो भी इससे सारे के सारे आंसर आ जाया करेंगे, कोई भी इस केस में दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, अब देखो इसका नोट करके कुछ चीजें हैं वो लिख लेते हैं नोट। अगर बेटा ट्रैवलिंग वेव होगी तो इसी इक्वेशन में एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज वो वेव इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव को कई बार वेव ट्रेन भी बोल देते हैं। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी, y मतलब इफ मत लिखो, सीधा y से करो, x प्लस माइनस वी टी, एफ फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस वी टी का स्क्वायर, या फिर अंडर रूट ऑफ x प्लस माइनस वी टी। ऐसी कोई भी इक्वेशन है ना जिसमें कंप्लीट x प्लस माइनस वी टी एग्जिस्ट करे, या तो x प्लस वी टी या तो x माइनस वी टी, एक ही रहेगा। प्लस तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। ठीक है, आर वैलिड वेव इक्वेशंस। जिस भी इक्वेशन को इस टर्म में लिखा जा सकता है वो सारी की सारी वैलिड वेव इक्वेशन होंगी। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन जैसे इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी, या फिर y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वी टी, या फिर ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट इंटू वी टी। इसका स्क्वायर है ना है वो तो बाद की बात। ठीक है, इनमें बेटा ये इनमें से कोई भी वैलिड वेव इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x का अंडर रूट आ गया, vt है पूरा, x और vt कंप्लीट एक साथ होना चाहिए, ये वाली वैलिड वेव इक्वेशन नहीं है। x की पावर 2 है और vt है, वैलिड वेव इक्वेशन नहीं है। अंडर रूट x है, t की पावर 1 है, वैलिड वेव इक्वेशन नहीं है। स्क्वायर करेंगे तो भी अंडर रूट बचा ही रह जाएगा, तो स्क्वायर से तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब क्या है बेटा, x प्लस वी टी या x माइनस वी टी की टर्म कंप्लीटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, आर नोट वैलिड वेव इक्वेशंस, ये अपने पास में कोई वैलिड वेव इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ऐसी टर्म में कोई भी इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी वो वाली वैलिड वेव इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन थी उसके बारे में हमने लिख लिया है। चलो भाई एक हार्मोनिक वेव जो है उसके बारे में लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन और हार्मोनिक वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ओके बेटा, तो अभी कोई भी अपने पास में हार्मोनिक वेव होगी उसका जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट है बिना टाइम के टर्म्स में, मतलब कि सिंपली टाइम के टर्म्स में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले तो वो लिख लेते हैं। तो बेटा इस तरीके से अपने पास में क्या आ जाती है, वेव वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो इसमें हम ये कैसे चेक करेंगे कि वो प्लस एक्स की तरफ जा रहा है या माइनस एक्स की तरफ जा रहा है, किस तरीके से उसकी वेलोसिटी है। तो ये चेक करने के लिए अपने पास में क्या सिनेरियो होता है बेटा इसमें, तो इसको चेक करने के लिए अपने पास में ये है कि बेटा पहले हमने देखा था, देखो x माइनस वी टी होगा तो इसका मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में है, मतलब कि ओमेगा टी और के एक्स
दोनों की जो साइन है वो एक जैसे हैं तो वो -x में जा रहा है, अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं तो वो जा रहा है +x डायरेक्ट। ये अपने पास में इतना सा सिनेरियो होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख लेते हैं, इफ ओमेगा टी एंड के एक्स आर ऑफ सेम साइन, तो जो वेव की वेलोसिटी है वो है -x डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है इफ ओमेगा टी एंड के एक्स आर ऑफ अपोजिट साइन या आर ऑफ डिफरेंट साइन, दोनों के दोनों डिफरेंट साइन के हैं तो वो जा रहा है +x डायरेक्शन। इस तरीके से जो वेव है वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब बेटा जो अपने पास में इक्वेशन है वो इस तरीके से है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स। इसके अंदर में जो a है, ठीक है, इसके अंदर में जो a है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेटा, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। एसएचएम जो है जो मतलब वेव जो है वो एसएचएम कर रही है उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया है। ठीक है, फाई जो होगा अपने पास में, अगर यहाँ पे फाई भी आ जाता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई, ऐसे लिख लेते हैं भाई। ठीक है, फाई के बारे में ऑलरेडी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ओसिलेशन में, तो इसलिए यहाँ पे अगर पूछा जाए तो उसके बारे में बता देंगे। फाई उसको बोलेंगे फेज कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम होगा इनिशियल फेज। ठीक है, इसके बाद में बेटा नेक्स्ट आएगा ओमेगा। ओमेगा होता है अपने पास में एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद में जो नेक्स्ट है के, के जो है उसका नाम होता है बेटा एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर, ठीक है, या फिर इसका एक और नाम भी होता है जिसको बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये भी अपने पास में के का ही नाम है। ठीक है, एंगुलर वेव नंबर या फिर प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है, और के का एक के लिए एक और फॉर्मूला भी होता है जिसको बोलते हैं 2π/λ। के का एक और नाम भी होता है बेटा जिसको बोलते हैं 2π/λ, एंड जो लैम्डा है उसको बोला जाता है वेव लेंथ। कोई भी जो वेव है उसकी जो लेंथ है उसको बोला जाएगा वेव लेंथ। वेव लेंथ के बारे में अब मैं आपको समझाता हूं कि भाई वेव लेंथ क्या होता है। ठीक है बेटा, वेव लेंथ के बारे में और बता देता हूं आपको। कोई भी वेव है बेटा इस तरीके से होती है। ठीक है, हार्मोनिक वेव है उसके बारे में बता रहा हूं मैं, बाकी कोई और दूसरी फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है। ऐसे से अपने पास में कोई हार्मोनिक वेव है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं। ये है टी, ये है वाई। ठीक है, इसमें बेटा जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट है उनको बोला जाता है क्रस्ट। इन वाले पॉइंट है ना जिनका एम्पलीट्यूड हाईएस्ट होता है उनको बोलते हैं क्रस्ट, और जिन पॉइंट का एम्पलीट्यूड सबसे कम होता है उनको बोल सकते हैं ट्रफ। ठीक है, तो ऐसे करके अपने पास में बनते हैं क्रस्ट और ट्रफ। तो बेटा दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच का जो गैप है उसको बोला जाता है वेवलेंथ। ये बन जाता अपने पास में इतना सा वेवलेंथ होता है, ये जो है इसको बोला जाता है वेवलेंथ। ठीक है, और बेटा यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, जब एक अपने पास में जो वेव है वो कंप्लीट हो गई है उसको भी वेवलेंथ बोला जा सकता है। ऐसे करके डिफाइन किया जाता है वेवलेंथ को, मतलब एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ है उसको बोला जाएगा वेव लेंथ। ऐसे रहता है अपने पास में वेव। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से है अपने पास में क्रस्ट, रफ और वेवलेंथ।
तो पार्टिकल है स्ट्रिंग के वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, वो पार्टिकल ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है। ये होता है क्रस्ट और ट्रफ, और दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, या एक कंप्लीट वेव है इसमें यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको भी बोला जाता है वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हमने वेव इक्वेशन पे बेस्ड कुछ चीजें जो थी वो हमने लिख ली है। अब बेटा जैसे कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में एसएचएम के अंदर में जो एसएचएम थी उसकी हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिखी थी, जो कि अपने पास में क्या बनती थी, d2x/dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0। ऐसी होती थी अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ऐसे ही वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी वो भी लिख देते हैं भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, तो बेटा कोई भी वेव होगी इस यूनिवर्स में तो इस इक्वेशन को जरूर फॉलो करेगी। बाकी चाहे किसको फॉलो करे चाहे ना करे, इसको जरूर फॉलो करेगी। और इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं वहीं से अपने पास में ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ये भी आ जाती है। ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसका ही फॉलो करती है, ये भी इसको ही फॉलो करती है। ठीक है, ये वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये सब इस इक्वेशन को फॉलो कर रही होती है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है वेव की, वो क्या होती है, करली स्क्वायर वाई अपॉन करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर करली स्क्वायर वाई अपॉन करली टी स्क्वायर। ये होता है बेटा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज इक्वल टू 1 अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर, ये वेव की वेलोसिटी लिखी है, इनटू डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इधर पे बेटा जो y है वो कैन बी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है और डेंसिटी हो सकता है। यहां पे जो y है वो क्या क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर या डेंसिटी, इन सब में से कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि y डिस्प्लेसमेंट ही हो। x है वो अपने पास में जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसकी x कोऑर्डिनेट है, t है वो है तो टाइम ही है। ओके, चलो तो भाई अब बेटा इस पे बेस्ड जो जो क्वेश्चन है इन सब वेव की इक्वेशन पे बेस्ड या जो भी वेव की चीजें हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन है वो लिखते हैं। उससे पहले चलो इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेव इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेव इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स, इनमें से कौन सी वेव इक्वेशन है किसी ट्रेवलिंग वेव के लिए। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, उसके अकॉर्डिंगली अब इनका आंसर करना। तो ये है बेटा फिर ऑप्शन। ठीक है, इनमें से कौन सी है वो ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है। ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये बेटा अपने पास में वेव की इक्वेशन नहीं है, एसएचएम की इक्वेशन है। ये तो किसी पल्स की इक्वेशन है। ठीक है, इसमें टाइम की टर्म नहीं है, ऊपर वाले में एक्स की टर्म नहीं है, दोनों के दोनों वेव की इक्वेशन नहीं। एक ये अपने पास में ओमेगा टी माइनस के एक्स का फंक्शन है, वेव की इक्वेशन है जो कि प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी टी, जो ए है वही ओमेगा है और यही के है, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स की टर्म में एग्जिस्ट कर रही है वेव की। ए एक्स प्लस बी टी का कंप्लीट फंक्शन है, ये भी एक वेव की इक्वेशन है बेटा। ठीक है, ओमेगा टी प्लस के एक्स ऐसी टर्म में एग्जिस्ट करेगा, ओमेगा कांस्टेंट है, के कांस्टेंट। यहाँ पे ए और बी है वो ओमेगा और के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद में देखो बेटा ये अपने पास में फंक्शन बन रहा है के अंडर रूट एक्स और बी अंडर रूट टी का। अंडर रूट एक्स और अंडर रूट टी इनकी टर्म्स में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर करेंगे तो भी अंडर रूट की टर्म्स रह ही जाएगी। ठीक है, तो ये वेव की इक्वेशन बेटा नहीं है। ठीक है, ये एक वेव है, ये एक वेव है, दोनों दो वेव है बेटा, दोनों की जो है ओमेगा टी प्लस के एक्स सेम है, तो दोनों से मिला के फेजर मेथड से ऐड करेंगे तो एक
वेव की इक्वेशन ही बन जाएगी। ये एक वेव की इक्वेशन है, ठीक है। दो वेव को बना के ऐड करके एक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। x की पावर तो 1 है, t की पावर 2 है, वेव की इक्वेशन नहीं है। x माइनस वी टी की टर्म्स में है, वेव इक्वेशन है। x माइनस 2t की टर्म्स में है, वेव इक्वेशन ये है। तो इस तरीके से अपने पास में ये हमने वेव इक्वेशन का पता कर लिया है। अगर ये वाला मेथड आपको याद नहीं रहता है तो इनका डिफरेंशिएशन करके इन टर्म्स में ले जाके चेक कर सकते हैं, वो अपने पास में वेरीफाई करने का एक और मेथड बन जाता है, ठीक है। चलो भाई एक और इक्वेशन लिखता हूं। इफ y इज इक्वल टू 7/3 प्लस x माइनस 4t का स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेन। ये किसी वेव ट्रेन की इक्वेशन है बेटा। फाइंड आउट इट्स स्पीड, ये जो वेव है इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है भाई, ठीक है। तो x माइनस 4t टर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो वेव की इक्वेशन है, तो फंक्शन ऑफ किसका है, x माइनस वी टी का। v से कंपेयर करेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जा रही है, 4। तो ये अपने पास में एक वेव है जो कि 4 की स्पीड से चल रही है, और x और माइनस वी टी, इसका मतलब है किस डायरेक्शन में जा रही होगी, ये जा रही है प्लस x डायरेक्शन में। तो इस तरीके से अपने पास में जो वेव है इसकी इक्वेशन हमने बना ली, ठीक है। और भी बेटा कुछ वेव हैं जिनको हमने 3D की टर्म्स में कोई वेव है वो प्रोपोगेट कर रही है, तो उनकी कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिनको आप लिख लो, ठीक है। 3D वेव, ठीक है। तो बेटा कोई भी वेव होगी वो इस टाइप के फंक्शन में एग्जिस्ट करेगी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो इसको लिख सकते हैं के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। के है यहाँ पे प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और आर है वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से कोई वेव एग्जिस्ट करे, फंक्शन ऑफ के वाई माइनस ओमेगा टी, तो इस वेव के बारे में पूछा जाए तो ये वेव किस तरफ जा रही होगी, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी होती वो प्लस एक्स में जा रही होती है। अब के वाई माइनस ओमेगा टी है तो किस तरफ जा रही होगी, प्लस वाई में। तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी बेटा, ये वेव प्लस वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। 3D वेव थी उनके बारे में लिख देते हैं। अगर कोई वेव इस इक्वेशन में एग्जिस्ट करती है, ए अपॉन आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के आर, ठीक है। ये अपने पास में स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव का एग्जांपल है। स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव इस तरीके की वेव है जो स्फेरिकली प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। y इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के आर। ये अपने पास में इक्वेशन होगी सिलेंड्रिकल वेव की, या सिलेंड्रिकली प्रोपोगेटिव वेव, सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव। ये इक्वेशन है, ये सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। इसके बाद में है नेक्स्ट थर्ड, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। जो स्टैंडर्ड वेव होती है ये वेव होती है बेटा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बन जाती है। अब बेटा कुछ जो वेव की इक्वेशन है उन पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करते हैं। अब तक जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ये, y इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ 2 पाई एक्स माइनस पाई टी प्लस 2 पाई। इस तरीके से अपने पास में जो वेव है उसकी इक्वेशन है, ठीक है। इज ए वेव इक्वेशन, ये अपने पास में कोई वेव इक्वेशन है।
इसमें जो जो चीजें कैलकुलेट करनी है वो देखो। फाइंड आउट, इसमें निकालना है अपने को एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सेकंड, इसमें कैलकुलेट करना है वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर क्या होता है बेटा, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, जो कि होता है 1/λ। ठीक है। थर्ड निकालना है एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर। फोर्थ जो इसके अंदर में हमें कैलकुलेट करना है वो है अपने पास में वेवलेंथ, टाइम पीरियड, इसका जो फेज कांस्टेंट है वो। ठीक है। नंबर 5 वेलोसिटी ऑफ वेव। नंबर 6 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, फिर अपने को आंसर है वो आ जाएगा। उसके बाद तो कुछ कैलकुलेट करने को बचेगा ही नहीं। तो ये जो चीजें गिवन है यही हमें कैलकुलेट करके जो अपना करेक्ट आंसर है वो बताना है। देखो तो बेटा इसको सोल्व कर देते हैं। ये है वेव की इक्वेशन, y इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई एक्स माइनस पाई टी प्लस 2 पाई, इस तरीके से। ठीक है। इसको सबसे पहले तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो बन जाएगी a साइन 2 पाई एक्स, वेट वेट, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस जो फेज कांस्टेंट है वो। ऐसे करके अपने पास में ये वैल्यूज आ गई हैं। इधर पे बेटा जो a है उसकी वैल्यू आ गई है 4। तो जो a आ गया है वो है 4। k जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है वो आ गया है 2 पाई। ओमेगा जो है वो आ गया है पाई। ठीक है। और साथ साथ में जो फेज है वो आ गया है बेटा 2 पाई। तो डायरेक्ट चीजें हम निकाल सकते थे, वो चीजें हमने निकाल ली है। इससे अपना जो जो निकला है वो हम लिख लेते हैं। देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये अपना कैलकुलेट हो गया है। ठीक है। वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर अपना निकल गया है, जिसको के से लिखा जा रहा है, वो है 2 पाई। बाकी ये चीजें अपने पास में बची हुई है। चलो भाई नेक्स्ट निकालते हैं बेटा, वेवलेंथ निकाल लेता हूं, वेवलेंथ से ही वेव नंबर भी आ जाएगा। जैसा कि हमें पता है के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। के की वैल्यू निकल के आई है 2 पाई, उसको मैंने लिख दिया है 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, लैम्डा की वैल्यू बन गई है 1। तो भाई अपनी जो वेवलेंथ है वो भी आ गई है 1। वेवलेंथ है ये अपने पास में आ गई है बेटा 1। ओके। इसके बाद में नेक्स्ट निकाल रहा हूं मैं वेव नंबर। वेव नंबर आ जाएगा 1/λ, जो कि बनेगा 1/1। ऐसा यूनिट में लिख दिया है, मीटर में आ जाएगा, मीटर इनवर्स। ये भी निकल गया है। नेक्स्ट निकाल रहे हैं टी। पाई तो निकाल ही लिया था। टी टाइम पीरियड जो है वो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा भी है पाई, इसका आ जाता है 2 सेकेंड। तो अपने पास में जो टाइम पीरियड था वो भी आ गया है 2 सेकेंड। जो चीजें कंपैरिजन करके निकाली जा सकती थी वो चीजें हमने सारी की सारी निकाल ली। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा अपने पास में वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी। चलो तो भाई वेव वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला आ जाता है ओमेगा बाई के। ओमेगा जो है उसकी वैल्यू है बेटा पाई, और जो के है उसकी वैल्यू है 2 पाई। इसकी वैल्यू आ जाती है 1/2 मीटर पर। ठीक है। अब फाइनल चीज बती है पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी ही सबसे ज्यादा मुश्किल है इस केस में। तो पार्टिकल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, dy बाई डी टी से पार्टिकल वेलोसिटी आएगी। तो y वाली इक्वेशन क्या थी बेटा, 4 साइन 2 पाई एक्स माइनस पाई टी प्लस 2 पाई, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो 4 कांस्टेंट है बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कोस ऑफ 2 पाई एक्स माइनस पाई टी
प्लस 2 पाई। अब इसके अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कोस आया था, तो माइनस भी लिख दिया। ठीक है। अब बेटा साथ साथ में अपने पास में जो p के साथ मल्टीप्लाइड में है माइनस पाई, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 4 पाई कोस ऑफ वेट वेट। साइन का कोस तो पॉजिटिव में आना था, अब इसका जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। हाँ बेटा, -4 पाई कोस ऑफ 2 पाई x माइनस पाई t प्लस 2 पाई, ये बन जाता है इसका पार्टिकल वेलोसिटी। तो बेटा पार्टिकल वेलोसिटी है वो भी आपको निकालनी आनी चाहिए। इसमें जो जो चीजें हमें बताई गई हैं सारी चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि निकालना बहुत मुश्किल है, सब कुछ निकालना बिल्कुल ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है और इन तरीके से ही आंसर अपने निकल के आ जाएंगे। ठीक है, चलो भाई एक और क्वेश्चन लिखता हूं इस पे ही बेस्ट। y इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ 3x प्लस 40 माइनस 60 डिग्री, कोई वेव की इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, इसके अंदर में हमें क्या निकालना है वो देखो, फाइंड आउट। ए निकालना है, ओमेगा निकालना है, ए निकालना है, टाइम पीरियड, लैम्डा, पाई, वेव वेलोसिटी और एक पार्टिकल वेलोसिटी। ये चीजें जो हैं हमसे निकलवाई गई हैं। चलो तो भाई निकाल लेते हैं, निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको बेटा कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो साइन के सामने जो लिखा हुआ है वो है ए की वैल्यू आ गई है 10। x के साथ जो लिखा हुआ वो है के है 3। टी के साथ जो है वो है ओमेगा, ओमेगा है वो है 4। फेज कांस्टेंट है वो है -60। ठीक है, चलो भाई टाइम बता देता हूं। टाइम आ जाएगा बेटा 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा था 4। इस तरीके से इसका आंसर आ गया है। ठीक है, जो कि पाई/2 बन जाएगा। नेक्स्ट है लैम्डा, लैम्डा होता है 2 पाई/k, 2 पाई/3, ये आ गया है। ठीक है, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी आ जाएगी बेटा ओमेगा/k से, ओमेगा है 4/। इस तरीके से सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमने निकाल ली हैं। अगर पार्टिकल वेलोसिटी भी पूछी जाए तो dy/dt करके पार्टिकल वेलोसिटी भी आ जाएगी, कोई इसमें ज्यादा खतरनाक चीज नहीं थी। ठीक है, इतनी सिंपल सा अपना सिनेरियो था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ट, जिससे कि इसकी और चीजें भी हम सीख सकें। ए ट्रांसवर्स वेव, ए ट्रांसवर्स वेव y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स फॉर what value of wavelength, what value of wavelength the wave velocity is equal to maximum value of particle velocity। तो वेव वेलोसिटी है वो पार्टिकल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हो जाए। अब बेटा देखो अपने पास में ये एक सिंपल हार्मोनिक वेव है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, उससे पहले लिख लेता हूं मैं वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव। इसका आंसर आता है बेटा ओमेगा/k। ठीक है, नेक्स्ट है भाई पार्टिकल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू। पार्टिकल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा ए ओमेगा। ऑलरेडी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा हुआ है, पार्टिकल वेलोसिटी है जो मैक्सिमम क्या हो सकती है, ए इंटू ओमेगा। बस इस चीज को लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी, ओमेगा/k इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा। तो भाई ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट। ठीक है, और
वेवलेंथ निकालनी है, के है उसको मैंने लिख दिया बेटा 2π/λ इज इक्वल टू ए। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या बन जाती है 2π/a। ऐसे करके जो अपनी वेवलेंथ है वो आ जाती है। वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बेटा 2π/a। ठीक है, ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन। इस तरीके से जो सिंपल और स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन थे उनको हम कर सकते हैं। ये अपने पास में उनको करने का तरीका है। इसके बाद में एक और छोटा सा कंसेप्ट है बेटा, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में लिखने वाले हैं। तो वो है बेटा रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। ठीक है, चलो तो भाई कोई सिंपल ही वेव कंसीडर करके चल लेते हैं। ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरीके से है बेटा कोई वेव की इक्वेशन। इस वेव की इक्वेशन से ही अपने पास में आंसर आ जाएगा, बाकी किसी और इक्वेशन से भी निकालोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे नहीं आएगा, उनमें फंक्शन की टर्म्स में लिखना पड़ेगा जिससे कि डिफरेंशिएशन आपके लिए समझना मुश्किल हो सकता है, अदरवाइज कुछ मुश्किल चीजें नहीं है। वेव वेलोसिटी है उसको लिखा जाएगा ओमेगा बाई के से। ठीक है, नेक्स्ट चीज निकाल रहे हैं पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी को लिखा जाएगा dy बाई dt। इसकी वैल्यू आ जाती है ए ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ऑल्सो बेटा इसमें एक और चीज मैं निकाल रहा हूं जिसको बोला जाता है स्लोप। इस ग्राफ की अगर स्लोप लिखनी हो तो वो आ जाएगी dy बाई dx। dy बाई dx अगर मैं यहां से निकालूं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा ए कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो माइनस के है वो आगे आ जाएगी। तो इस तरीके से अपने पास में इक्वेशन आ गई है माइनस ए के कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस के। तीन चीजें हमने निकाल ली है, वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी और स्लोप। ठीक है, ऑल्सो पार्टिकल वेलोसिटी अपॉन स्लोप इसको मैं लिख रहा हूं। पार्टिकल वेलोसिटी है भाई यहां से आ रही है ए ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। स्लोप जो है वो आ जाती है माइनस ए के कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो भाई ए से ए कैंसिल आउट, कोस वाली टर्म से कोस वाली टर्म कैंसिल, ये बच जाएगा माइनस ओमेगा बाई के माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी। तो इसका मतलब है बेटा पार्टिकल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। ऐसे करके पार्टिकल वेलोसिटी निकाली जा सकती है। जो भी वेव वेलोसिटी आ रही है उसको स्लोप से मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ साथ में माइनस कर देंगे। इस तरीके से वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके को ही ध्यान रखना है। इसका यूज करके ही किसी भी ग्राफ में या किसी भी वेव में वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, सारी वेलोसिटीज निकाली जा सकती। ओके बेटे, चलो बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो इस पे वेस्ट है कुछ क्वेश्चन, वो पूछता हूं मैं। एक क्वेश्चन से ही अपना सारी क्लियरिटी हो जाएगी बेटा। इस तरीके से एक वेव है, y है, इस तरफ है x। ये हमने बेटा इस वेव की वेलोसिटी है वो बना, मतलब वेव है उसको बना लिया है। इस तरीके से कोई वेव है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ बना लेता हूं बड़ी सी वेव। ऐसे है अपने पास में ये वेव बेटा। इसके अंदर में कुछ पॉइंट है ए बी सी
डी और इस तरीके से इस वेव के अंदर में कुछ पॉइंट है ए बी सी डी ऐसे जो दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर में हमें बताना है फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी एट ए बी सी डी ई इफ wave is traveling along प्लस एक्स डायरेक्शन। अगर जो बेटा वेव है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, वेव जो है वो जा रही है इस डायरेक्शन, ठीक है। तो उस मोमेंट पे ए बी सी डी और ई है, इन सब की वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एक बार मैं अपनी फोटो है उसको थोड़ी सी साइड में कर देता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए, हाँ ठीक है। ए बी सी डी और ई ऐसे अपने पास में जो सिनेरियो है वो बन चुका। अब देखो बेटा, ऐसे यह है जो केस, इस केस में करते हैं, जैसा कि हमें पता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। भाई वेव वेलोसिटी तो है पॉजिटिव क्योंकि प्लस एक्स में जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ स्लोप। स्लोप जो है उसका नेगेटिव, चलो बहुत बढ़िया बात है। ए वाले पॉइंट पे स्लोप है पॉजिटिव तो ए वाले की वेलोसिटी आ जाएगी नेगेटिव। बी पे स्लोप है जीरो तो बी की वेलोसिटी आ जाएगी जीरो। सी वाले पॉइंट पे स्लोप है नेगेटिव, डी वाले पॉइंट पे भी नेगेटिव है, तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या आ जाएगी पॉजिटिव। ई वाले पॉइंट पे वेलोसिटी है पॉजिटिव, तो स्लोप है पॉजिटिव तो वेलोसिटी क्या आ गई है नेगेटिव। पार्टिकल वेलोसिटी के साइन यहां पे हमने निकाल दिए हैं, माइनस जीरो प्लस प्लस माइनस। डन है बेटा यहां तक। चलो भाई बहुत बढ़िया है, इस तरीके से इस अप्रोच से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। पर इसका एक और मेथड भी होता है जिस मेथड से भी हम इसका आंसर है वो निकाल सकते हैं, और वो मेथड है इसका फ्यूचर ड्रॉ करने वाला मेथड। इस वेव का हम फ्यूचर ड्रॉ कर सकते हैं कि थोड़ी सी देर बाद ये वेव कैसी दिखाई देगी। चलो भाई इसका फ्यूचर ड्रॉ करते हैं। फ्यूचर ड्रॉ करने का मतलब क्या है बेटा, थोड़ी सी देर बाद ये वेव कैसी दिखाई देगी, क्योंकि प्लस एक्स में जा रही है तो ये वेव है थोड़ी सी देर बाद में थोड़ा सा राइट साइड में चली जाएगी भाई, ऐसे करके थोड़ा सा राइट साइड में चली जाएगी। तो इस तरीके से ये वेव जा रही हो, ठीक है। ये हमने इसका फ्यूचर बना दिया है। अब बेटा देखो इधर पे जो भी पॉइंट थे, पहले थी ये वेव बाद में बन गई है ये, इसका मतलब है ये वाले पॉइंट है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। बी वाले की वेलोसिटी तो जीरो ही है, इस रीजन के जो भी पॉइंट हैं तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए चले गए, ठीक है। इसके बाद में ये वाले जो लेयर हैं, ये वाले जो पॉइंट हैं वो थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे शिफ्ट होते हुए चले गए। अब इसका यूज करके भी अपना आंसर है वो बताया जा सकता है बेटा। देखो ए वाला जो पार्टिकल है वो किस तरफ शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ में, तो ए की वेलोसिटी क्या हो गई है नेगेटिव। इससे नीचे की तरफ में नेगेटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव ऊपर की तरफ में पॉजिटिव। बी वाला हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है क्योंकि उसके बाद में वो पॉइंट यू टर्न लेके वापिस ही आएगा। सी वाला जो पॉइंट है ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है तो सी की वेलोसिटी पॉजिटिव। डी वाला पॉइंट ऊपर शिफ्ट हुआ है वेलोसिटी पॉजिटिव। ई वाला पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है तो वेलोसिटी नेगेटिव। तो ये जो फ्यूचर ड्रॉ वाला मेथड है इससे भी हम पार्टिकल वेलोसिटी का साइन बता सकते हैं कि किस तरीके का इसका साइन आएगा। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी एग्जाम में, जेई मेंस में भी आए हुए हैं, नीट में भी आए हुए हैं, तो इसकी अप्रोच हमें आनी चाहिए। तो ये अप्रोच हमने कर ली।